ये कहानी हमें भेजी है पुणे से अशोक केलकर जी ने। कहानी अशोक केलकर जी और उनकी पत्नी से जुड़ी है। जब 2010 में उन्हें अपने न्यू आईटी जॉब्स के लिए पुणे से बेंगलुरु शिफ्ट करना पड़ा। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उनका ये मूव उनके लिए कौन सा खतरनाक मोड़ लेकर आएगा। तो चलिए इस डरावनी कहानी में कदम रखते हैं। अशोक और उसकी पत्नी अपनी अपनी नई जॉब के लिए बेंगलुरु आए। ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ एक ही कंपनी में काम करते थे और यूएस शिफ्ट होने के कारण इंडिया में इनकी नाइट शिफ्ट थी, जो शाम को 6:30 बजे से सुबह 3:30 बजे तक चलती थी। बेंगलुरु के ट्रैफिक से अनजान होने के कारण उन्होंने जो अपार्टमेंट किराए पे लिया वो ऑफिस से काफ़ी दूर था। उनको डेली 2 से 3 घंटे जाने में लगते थे और करीब 45 मिनट वापस आने में, क्योंकि सुबह सुबह 4 बजे कोई ट्रैफिक नहीं मिलता है रोड पे। लेकिन वो दोनों इस डेली लॉन्ग ड्राइव के लिए बहुत एक्साइटेड थे। पहला दिन बहुत अच्छा था, ऑफिस का भी और लॉन्ग ड्राइव का भी। लेकिन अगले ही दिन शिफ्ट के बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गई। हालांकि ये शुरुआत में इतनी खतरनाक नहीं थी। हुआ ये कि अगले दिन की शिफ्ट खत्म करने के बाद वाइट फील्ड आईटी पार्क से कनकपुरा रोड की ओर लौटते समय अशोक ने देखा कि उसकी कार का माइलोमीटर अचानक से बंद हो गया। उसने सोचा कि यह वायरिंग की एक समस्या है, इसीलिए वो अगले ही दिन कार को मैकेनिक के पास ले गया। मैकेनिक ने कहा कि सब कुछ ठीक है साहब, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। हर सुबह ऑफिस से वापस आते वक्त माइलोमीटर काम करना बंद कर देता और बाद में खुद अपने आप शुरू हो जाता। एक मंगलवार की सुबह शिफ्ट के बाद अशोक अकेला ड्राइव करके घर वापस आ रहा था, क्योंकि उसकी वाइफ छुट्टी पर थी। अचानक कुछ देर रोड पर चल के अशोक को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी वाइफ बगल की सीट में बैठी हो। ये एक खुली आंख से देखा गया सपने की तरह था। अशोक थोड़ा डर गया। उसने गाड़ी रोकी, बाहर आकर चेहरा धोया और सोचा कि शायद थकावट के कारण उसकी आंख लग गई हो, शायद थकावट के कारण उसे गाड़ी चलाते वक्त नींद आ गई हो। लेकिन वह अनुभव इतना वास्तविक था कि उसे थोड़ा टेंशन तो हो गया था। जब अशोक ने अपनी वाइफ को घर जाके ये सब बताया तो दोनों ने सोचा कि थकावट का असर था और शायद इसीलिए ऐसा हुआ। लेकिन अजीब घटनाएं बढ़ती गईं। ये सब यहाँ बंद नहीं हुआ, बल्कि ये तो शायद किसी भयानक घटना की बस शुरुआत थी। 2 दिन बाद जब अशोक और उसकी वाइफ घर वापस लौट रहे थे तो उन्होंने एक ही समय में कुछ आवाज सुनी, जैसे वाइफ ने अशोक बोला हो और अशोक ने अपनी वाइफ को बुलाया हो, जबकि दोनों ने किसी का नाम लिया ही नहीं था। वो दोनों एक दूसरे के बगल में ही बैठे थे। वो थोड़े परेशान हुए क्योंकि कार में उनके अलावा और कोई था ही नहीं। ये होने के बाद अब दोनों थोड़ा तो डर गए थे, लेकिन किसी को बताया नहीं, क्योंकि उन्हें लगा कि कोई विश्वास क्यों करेगा ऐसी बातों पर। कुछ ही दिनों में रेंट देने का टाइम आ गया। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कुछ दिनों के लिए बंद थे और ये सभी के लिए बंद थे। अशोक ने लैंडलॉर्ड को कॉल किया और पूछा कि क्या वो कल कैश में पेमेंट लेंगे, और मकान मालिक मान गए। अगली सुबह 7 बजे सोसाइटी के गेट पे मिलना तय हुआ। सुबह ऑफिस से आते वक्त अशोक ने एटीएम से 20,000 रुपए निकाले, पैसों को अपने वॉलेट में रखा और वॉलेट को दोनों सीट के बीच वाले कंपार्टमेंट के अंदर रख दिया। पैसे निकाल के जैसे ही दोनों अपार्टमेंट की पार्किंग में पहुंचे, उन्होंने देखा कि वॉलेट वहां नहीं है। उस वॉलेट में एटीएम, कैश, डीएल और काफी डॉक्यूमेंट्स थे। दोनों को ही याद था कि उन्होंने वॉलेट वहीं रखा था। समय ना बर्बाद करते हुए दोनों तुरंत एटीएम पर लौट गए, लेकिन वहां उन्हें कुछ नहीं मिला। देखते ही देखते 7 बज चुके थे। उन्हें मकान मालिक का फोन भी आ रहा था। मकान मालिक से बात करके अशोक को लगा कि उन्होंने वॉलेट गुम जाने वाली बात पे विश्वास नहीं किया है।
अशोक ने अपने एक लोकल दोस्त भस्वराज को फोन करके रिक्वेस्ट की कि वो 20,000 रुपए लेकर उनके सोसाइटी के गेट पर आ जाए, क्योंकि उसका वॉलेट खो गया है और आज उन्हें रेंट देना है। भस्वराज ने नगद पैसे निकाले और गेट पे आ गया। पैसे देते वक्त उसने अपनी लोकल लैंग्वेज में मकान मालिक को यह भी बताया कि अशोक के वॉलेट गुम जाने वाली बात सच है। अशोक और उसकी वाइफ ने भस्वराज को चाय पीने के लिए ऊपर फ्लैट पे बुलाया। भस्वराज ने अपनी स्कूटी गेट पर ही पार्क कर दी और अशोक की गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठते ही उसने बोला, व्हाट अशोक गारू, तुम्हारा वॉलेट तो यहीं पीछे की सीट पे रखा हुआ है। अशोक और उसकी वाइफ को वॉलेट मिलने की खुशी से ज्यादा इस बात को सोच के अजीब सा लग रहा था कि उन्होंने ना जाने कितनी बार पूरी गाड़ी चेक करी थी, पर वॉलेट कहीं भी नहीं था। अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो भस्वराज को ये सब बताएंगे। तनाव तब बढ़ गया जब अशोक और उसकी वाइफ ने भस्वराज को सब कुछ समझाते हुए ये नोटिस किया कि ये सारी घटनाएं हमेशा 100 फीट रिंग रोड या आउटर रिंग रोड पर फ्लाईओवर की शुरुआत में ही होती हैं। वहां हर सुबह माइलोमीटर काम करना बंद कर देता था। अशोक ने देखा कि उसकी पत्नी छुट्टी पर होने के बावजूद भी उसके बगल में बैठी थी। उन्होंने एक दूसरे की आवाज़ें भी वहीं सुनी थी और आज सुबह जिस एटीएम का उन्होंने इस्तेमाल किया वो भी वहीं पर ही था। अब उन्हें यकीन हो गया था कि वो किसी सीरियस ट्रबल में है, पर भस्वराज ने उन्हें बताया कि ऐसी जगहों में आत्माएं भटकती हैं और अगर पॉसिबल हो तो उस रूट को चेंज कर दो और कोई नया रूट अपना लो। अशोक और उसकी वाइफ ने अगले दिन से ही दूसरे रास्ते से जाना शुरू कर दिया। कुछ दिन तक तो सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन वीकेंड में कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। उसी वीकेंड पे वे एक पार्टी से देर रात लौटे, थके हुए थे और सीधे सोने चले गए, लेकिन लगभग 3 बजे के आसपास अशोक की वाइफ अचानक बिस्तर से गिर पड़ी। वो रो रही थी और शॉक में होने के कारण एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। अशोक ने उसे काम डाउन किया। तब उसने बताया कि किसी ने उसे बिस्तर से धक्का दिया था। उस रात दोनों को ही डर के कारण बिल्कुल नींद नहीं आई। अगली सुबह अशोक ने मकान मालिक को फोन किया और सारी घटनाएं बताईं। मकान मालिक सच में एक बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने अपनी पत्नी, बेटे और बहू के साथ आकर अशोक और उसकी वाइफ से बात करी। सारी बातें सुनने के बाद मकान मालिक और उसका परिवार तुरंत उन्हें एक लोकल मंदिर ले गया। वहां उन्होंने किसी को फोन लगाया, बुलाया और सब वहां किसी का इंतजार करने लगे। जो आया वो एक तांत्रिक था जो काले धोती में था और गले में एक काला मफलर टांगा हुआ था। ये फिल्मों में दिखाए जाने वाले तांत्रिकों जैसा नहीं था जो भस्म और रुद्राक्ष से भरे हुए होते हैं, बहुत सारी मालाएं पहनते हैं। ये तो एक मिडिल एज्ड आदमी था जिसकी उम्र लगभग 40-45 होगी। इन्होंने काली धोती और गमछा पहना हुआ था, लंबी दाढ़ी थी और गले में सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट मोतियों की माला। अशोक के मकान मालिक लैंडलॉर्ड ने अशोक को बताया कि वह तांत्रिक बहुत ही ज्ञानी है और तंत्र मंत्र में माहिर है। उन्होंने कहा इस तांत्रिक ने पहले भी उनकी काफी मदद की है। यह तांत्रिक अशोक और बाकी सब के साथ बैठा। सारी बातें सुनने के बाद उसने कुछ भी नहीं कहा, बस उसने उन्हें 3 दिनों के बाद आने के लिए कहा। अशोक और उसकी वाइफ को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है और आगे क्या होने वाला है। उन्होंने अपने मॉम डैड को इसके बारे में बताया और सबने मिलकर डिसीजन लिया कि उन्हें बेंगलोर छोड़कर अब पुणे आ जाना चाहिए। हालांकि एक वर्किंग कपल के लिए ये एक आसान फैसला नहीं होता, फिर भी उन्होंने पुणे में नई नौकरी की तलाश शुरू कर दी। 3 दिनों के बाद अशोक अपने मकान मालिक और उनके परिवार के साथ तांत्रिक के पास वापस गए। तांत्रिक ने गेहूं का आटा, काले दाल, लाल मिर्च और कुछ अन्य चीजों के साथ एक छोटा सा रिचुअल किया।
जिसके बारे में अशोक को कोई जानकारी नहीं थी। तांत्रिक ने बताया कि उनके साथ 3 आत्माएं जुड़ी हुई हैं, या यूं कहें कि 3 आत्माएं उनके साथ चिपक गई हैं। तांत्रिक ने यह भी कहा कि अगर वो इस जगह को छोड़कर जाएंगे तो ये आत्माएं भी उनके साथ में ही जाएंगी। तांत्रिक ने कहा कि वह एक पूजा कर सकता है, लेकिन यह केवल अमावस्या के दिन और किसी वाटर बॉडी जैसे नदी, नहर या तालाब के आसपास ही की जा सकती है, ताकि इन आत्माओं से छुटकारा पाया जा सके। अशोक और उसकी वाइफ कंफ्यूज थे, डरे हुए थे और तय नहीं कर पा रहे थे कि किस पे विश्वास करें और किस पे नहीं। तभी मकान मालिक की पत्नी ने कहा, चिंता मत करो, तुम हमारे बच्चों की तरह हो, हम तुम्हारे ही साथ रहेंगे। अशोक और उसकी वाइफ ने पूजा के लिए हाँ बोल दिया। अशोक को लगा कि पूजा रात को होगी, लेकिन तांत्रिक ने बताया यह दिन के उजाले में किया जाएगा और रात में कुछ हिस्सों की पूजा है जो खुद वो तांत्रिक अकेला ही करेगा। उसमें अशोक या किसी और की मौजूदगी की जरूरत नहीं है। अमावस्या के दिन अशोक और उसकी पत्नी मकान मालिक के परिवार के साथ एक झील के पास पूजा करने पहुंचे। तांत्रिक ने कुछ सामान लाने के लिए कहा था जो अशोक अपने साथ ही लेकर के आया था। 1 घंटे बाद तांत्रिक अपनी भाषा में हवा में बात करने लगा, जैसे वो सच में किसी और से बात कर रहा है। ये 15 मिनट तक चलता रहा। अशोक और उसकी वाइफ डर और कंफ्यूजन में थे, लेकिन जैसे ही तांत्रिक ने मकान मालिक को सब बताया, वहां और भी डर का माहौल बन गया। तांत्रिक ने बताया कि जब वहां फ्लाईओवर भी नहीं था, कुछ लोगों ने एक परिवार जिसमें पति, पत्नी और एक बच्चा शामिल थे, उन्हें मार दिया था। ये घटना काफी समय पहले हुई थी और लगभग सुबह 4 बजे के आसपास ही ये सब मारे गए थे। तब से ये 3 आत्माएं उन परिवारों के साथ चिपक जाती है जिनकी संख्या भी 3 होती है और वो उसी समय वहां से गुजर रहे होते हैं। ये आत्माएं बहुत पावरफुल या डेंजरस तो नहीं है, लेकिन एक बार चिपक जाने के बाद ये आत्माएं परिवार को तब तक नहीं छोड़ती जब तक परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु ना हो जाए या फिर परिवार में एक और सदस्य शामिल ना हो जाए। तांत्रिक ने अशोक और उसकी वाइफ को बताया कि ये तीनों आत्माएं उसकी जिंदगी से लगभग जा चुकी हैं, लेकिन अभी भी कुछ रिचुअल्स बाकी हैं जो वो रात में अकेला करेगा। उन्होंने यानी तांत्रिक ने अशोक और उसकी पत्नी को कुछ पानी और काले धागे में बंधे हुए कुछ बीज साथ में रखने को दिए। अशोक पूरी तरह से कन्विंस्ड नहीं था, क्योंकि तांत्रिक ने कहा था कि ये आत्माएं हमेशा 3 लोगों वाले परिवार के साथ जुड़ती हैं। इसीलिए उन्होंने तांत्रिक से सवाल किया कि जब वे केवल 2 हैं तो आत्माएं उनके साथ कैसे लग गईं? इस पर तांत्रिक ने तुरंत जवाब दिया कि अशोक की पत्नी प्रेग्नेंट है। यह कैसे हो सकता है? अशोक और उसकी वाइफ ने एक साथ जवाब दिया। वे थोड़े नाराज भी हो गए थे, क्योंकि उन्हें लगा कि अब यह सब एक दिखावा हो रहा है और कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। हालांकि किसी को इंसल्ट ना करने के लिए उन्होंने पानी और धागा अपने साथ में ले लिया। इससे पहले कि अशोक कुछ भी कहता, मकान मालिक ने खुद ही अशोक से कहा, मुझे पता है कि आपके लिए यह कितना कठिन रहा है, लेकिन विश्वास रखो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अशोक को अपने घर पर लौटना है तो उन्हें 10 महीने का एडवांस डिपॉजिट और बाकी एग्रीमेंट की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वापस लौटते वक्त थके हुए और उदास अशोक की पत्नी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अशोक ने तुरंत उन्हें जेपी नगर के पास के अस्पताल में ले जाकर जांच करवाई। रीसेंट एक्टिविटीज को देखते हुए अशोक को लगा कि ये सब आत्माओं के कारण हो रहा है। डॉक्टरों ने कुछ टेस्ट करवाने को कहे, जो अशोक ने तुरंत करवा दिए और अशोक और उसकी वाइफ को पता चला कि वो 5 वीक्स प्रेग्नेंट है। ये खबर उनके लिए बहुत ही खुशी की थी, लेकिन वे सरप्राइज भी थे, क्योंकि तांत्रिक ने सुबह ही उन्हें यह बता दिया था। अब अशोक को लगने लगा कि तांत्रिक ने उन्हें उन आत्माओं से सच में बचा लिया है। उन्होंने सबसे पहले अपने परिवार और फिर मकान मालिक को ये न्यूज़ दी। अशोक ने मकान मालिक को रिक्वेस्ट किया कि क्या वह इस तांत्रिक से दोबारा मिल सकते हैं, क्योंकि
वो अपना स्टेटमेंट पूरा भी नहीं कर पाया था और मकान मालिक ने जवाब दिया कि आज रात तांत्रिक अपनी पूरी पूजा करेगा। और उन्होंने पहले ही बता दिया था कि अशोक और उसकी पत्नी अपनी प्रेगनेंसी के बारे में जानकर उससे मिलने आएंगे। लेकिन वो तांत्रिक अशोक और उसकी पत्नी से 6 महीने तक बिल्कुल नहीं मिलना चाहता। इनफैक्ट तांत्रिक ने ये बोला कि 6 महीने तक या 1 साल तक मुझसे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये भी उसी पूजा का ही हिस्सा है। मकान मालिक ने यह भी बताया कि तांत्रिक ने उन्हें बताया है कि उनकी बेटी, हालांकि कोई नहीं जानता था कि लड़का है या लड़की, लेकिन तांत्रिक ने ये मैसेज दे दिया था कि उनकी बेटी स्वस्थ है और उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। कुछ दिनों के बाद अशोक और उसकी पत्नी ने बेंगलुरु छोड़ दिया। बीते कुछ दिनों में हुए हादसों के कारण वो काफ़ी परेशान थे, मगर अब उनकी दुनिया में एक खुशी भी थी। खैर, समय बीता, चीज़ें धुंधली होती गईं, लेकिन अशोक और अशोक की पत्नी आज भी इसे सुन के, इसे याद करके घबरा जाते हैं। और हाँ, अशोक और उनकी वाइफ अब पुणे में ही हैं और उनकी एक स्वस्थ बेटी भी है। उन्होंने अपनी बेटी को ये सारी कहानी बताई, मगर वह इस बात को एक कहानी ही मानती है। अब वो चाहते हैं कि इसे ऐसे ही रखा जाए। तो दोस्तों, ये तो थी अशोक केलकर और उनकी वाइफ की कहानी। अगर आपका जॉब भी कुछ ऐसा है जिसमें आपको काफ़ी लंबा ट्रैवल करना पड़ता है, तो याद रहे कि आधी रात ट्रैवल करते वक्त कहीं बीच में गाड़ी ना रोकें। क्या पता ये वही 3 आत्माएं हों और आपका इंतज़ार कर रही हों।